नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे उस जम्मू कश्मीर के हिस्से की जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। आखिर कब तक पाकिस्तान की जुल्म की दास्तां को दुनिया अनदेखा करती रहेगी? अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POJK में भूचाल आ गया है। वहां की जनता सड़कों पर आ रही है। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक जनरल आसिम मुनीर के दफ्तर में सन्नाटा पसरा है, क्योंकि जिस JKJAAC यानी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को मुनीर ने आतंकी घोषित किया, आज उसी के समर्थन में पूरा POJK उठ खड़ा हुआ। लेकिन आपको बताएंगे आखिर क्यों एक बार फिर से यहाँ के हालात जम्मू कश्मीर की तस्वीर को बयां करते हैं, वहां की जनता के साथ में हो रही बर्बरता को दर्शाते हैं, और खासतौर से पाकिस्तान में जो सेना है उसकी असली हकीकत को दर्शाया जाता है। बताएंगे एक बार कैसे एक बार फिर से वहां की तस्वीर सामने आई है। और बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं कंगाल पाकिस्तान की, उस पाकिस्तान की जिसकी नीयत और मंशा हमेशा से या तो कब्जा करने की रही या तो निर्दयता से बेकसूर लोगों पर अपनी बादशाहत दर्ज करने की रही। आतंकी मुल्क पाकिस्तान के पैर पूरी तरह से उखड़ चुके हैं। ये कहा जाए जो अहम है वो लड़खड़ा रहा है। जिस POK की जमीन का इस्तेमाल इस्लामाबाद भारत के खिलाफ साजिशें रचने के लिए करता था, आज उसी जमीन पर पाकिस्तान की बर्बर फौज के खिलाफ बगावत का बिगुल बज चुका है। पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल आसिम मुनीर के माथे पर शिकन है और चेहरे पर खौफ। क्यों? क्योंकि जंग अब सीमा पार नहीं है, पाकिस्तान के अपने घर के अंदर छिड़ चुकी है। महंगाई, आटे की किल्लत, भारी बिजली बिल, टैक्स की मार झेल रही POK की जनता अब आ चुकी है सड़कों पर। दरअसल जिस रूप में यहां पर अभी तक दबाव बनाने की कोशिश की गई, अब जनता कह रही है अब हम दबने वाले नहीं हैं, या ये कहा जाए पाकिस्तान की सेना और सरकार को उसकी हैसियत और असली तस्वीर दिखा रही है। सबसे पहले तस्वीर देखिए और सुनिए कि इस दफा का क्राउड पहले से बहुत ज्यादा होगा और इस क्राउड को कोई भी जो आपको आला पे जीरकोट कोई नहीं रोकेगा। तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी उन अदारों पे है, उन हुक्मरानों पे है जिन्होंने 3 और 4 अक्टूबर हमारे साथ एग्रीमेंट किया, और आज वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमें ये 5 दिन का टाइम नहीं दे रहे। बड़े मासूमियत से ये बात कर रहे हैं। क्यों? दुनिया को नहीं पता कि हमने काल कब की दी हुई है? इनको आखिरी डेटों में जो मुज़ाकरात याद आ जाते हैं। सर वहाँ चली जाए ना, हमारा जो मौकफ है हमने साबित किया। देखिए हमने साबित किया, आईने पाकिस्तान एक्ट 74 UN रेजोल्यूशन के अंदर किसी भी जगह पे इन 12 सीटों की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ऐसा मसला नहीं है तो फिर चंद अदारों के लोगों की ख्वाहिशात पे, चंद हुक्मरानों की ख्वाहिशात पे हम क्यों ऐसी चीजों को जब वो तस्लीम करें? आपने सुना भी और आपने देखा भी। ये जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, वो जो बड़ा सैलाब नजर आ रहा था, दरअसल वो लोगों की भीड़ ही थी, वो हुजूम ही था। ये देखिए तस्वीर, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोगों का हुजूम नजर आएगा। ऐसे में जनरल आसिम मुनीर की कठपुतली सरकार ने क्या किया है? उन्होंने हक मांग रही जनता की आवाजों को दबाने के लिए जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। और बड़ी बात यह है कि हक मांगो तो आतंकी है और आटा मांगो तो देशद्रोही कहलाओगे। हैरानी की बात एक और, एक तरफ तो असली आतंकी और कट्टरपंथियों को जनरल मुनीर, वहां के हुक्मरान गले लगाते हैं, मुख्य धारा में लाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने हक के लिए जो लोग सड़कों पर उतरते हैं, आम जनता को आतंकी का तमगा दे दिया जाता है। और यही पाकिस्तान का तो असली और घिनौना चेहरा है। लेकिन बर्बर मुनीर शायद भूल गए कि जुल्म की एक एक्सपायरी डेट जरूर होती है, और जैसे ही JKJAAC को बैन किया गया, पूरा POK धधक उठा। मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक, मीरपुर से लेकर पुंछ तक लाखों की तादाद में जनता सड़कों पर उतर आई। पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस के हौसले पस्त हो चुके हैं। जनता साफ ये कह रही है कि असली आतंकी JKJAAC नहीं है, बल्कि रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में बैठी पाकिस्तान की फौज है। ये तस्वीरें लगातार दर्शाती हैं POK की जनता अब देख रही है कि नियंत्रण रेखा यानी LOC के उस पार भारत का जो जम्मू कश्मीर है, वहां पर विकास की गंगा बह रही है, वहां पर G20 की बैठकें होती हैं, टूरिज्म के लिए रिकॉर्ड बन रखे हैं, और वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया, पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में लोग 2 जून की रोटी के लिए भी मोहताज हो गए हैं।
यही वजह है कि अब पीओके की सड़कों से सीधे तौर पर भारत में शामिल होने की आवाजें बुलंद होने लगी। यहाँ की जनता बार बार ये कहती है, भारत की तरफ उम्मीदों भरी नजरों से देख रही है। जनरल आसिम मुनीर का डर जायज है। बंदूक के दम पर बनाई गई पाकिस्तान की रियासत ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। पीओके की जनता ने यह ठान लिया कि वो इस बर्बर शासन को उखाड़ फेंकेंगे। चुनाव के वक्त में भी कई बार पाबंदियां लगाई जाती हैं। जो अपने अधिकारों की बात करेगा उसे आतंकी बना दिया जाता है। आखिर कब तक डरेगा इंसान? सवाल यह है, क्या मुनीर अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आतंकी का ठप्पा लगा रखे हैं? पाकिस्तान के जुल्म पर देश के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आखिर क्यों खामोश रह जाते हैं? क्या पीओके के भारत में विलय की मांग पर यह अंतिम चोट है, अंतिम प्रहार है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मलिक मेरे साथ हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। भू राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर दामोदर सिंह मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से डॉक्टर सज्जाद बुखारी कनेक्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान से ही एक और जर्नलिस्ट सरदार तैयब खान भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर्नल मलिक मैं आप ही से करना चाह रही हूँ। जो तमाम बड़ी तस्वीरें हमने इसके पहले भी देखी थी, खासतौर से जम्मू कश्मीर का एक वो बड़ा हिस्सा जिसे पाकिस्तान ने जबरन अपने कब्जे में लिया और ये वहां के लोगों के मन में जहर घोलने की कोशिश की जाती रही और ये कहा जाए कि एक तरह से आतंकियों के लॉन्च पैड के तौर पर उसके कई हिस्से को इस्तेमाल के तौर पर करते रहे। हमेशा वहां पर इसी रूप में इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब जनता ने, वहां की जनता की जब आंखें खुली और वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें 2 जून की रोटी तो दे दो, बिजली पानी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो तो दे दो, अब जब वो उसकी डिमांड की जा रही है तो आतंकी घोषित कर दिया जाएगा। अपने अधिकारों की मांग है तो फिर आतंकी कहलाएंगे क्या वो? नैना जी नमस्कार और सभी दर्शकों को बहुत सारा सादर नमस्कार। देखिए, ये पाकिस्तान की कोई नई नीति नहीं है, ना ही कोई नई बात है, ना ही आश्चर्य है इस पे। पाकिस्तान क्या होता है कि जब भी वहां पे कोई प्रॉब्लम होती है सबसे पहला कहता है कि या लोग आतंकवादी है, उनको दबाने के लिए और उन पे इनके जो कानून है वहां पे आतंकवाद वाले कानून है उन पे इम्पोज कर दिया जाता है। अभी इसमें है कि वहां पे विरोध हो रहे हैं और ये विरोध काफी समय से चल रहे हैं, आज से नहीं है। अक्टूबर में इनका जो समझौता हुआ था, समझौते के तहत जो उनकी मांगे रखी थी, अब उसको मानने से पाकिस्तान सरकार ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान सरकार कैसे इनकार करती है? देखिए, समझौते को पालन करने के लिए, अपने लोगों को सहूलियत देने के लिए, उनकी जीवन में एक तरह से वैल्यू एड करने के लिए एक तरह रिसोर्सेज की जरूरत होती है। और रिसोर्सेज पाकिस्तान लाए कहाँ से? वो लोग मांगते हैं कि अब हमारी बेसिक जरूरत है, हमें सड़क है, बिजली है, पानी है और इसके अलावा हमारा जो रोड कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाइए। ये लोग कहते हैं कि ठीक है, तुम यू आर द सेकंड ग्रेड सिटीजन। उनको ये मांगते नहीं। यही कारण है कि आपके नीचे आ जाइए, आपके ऊपर आ जाइए, दोनों तरफ से बीच वाला जो पोर्शन है प्रॉस्पर्स कर रहा था आपका। और चाहे आपका ये पीओके ले लीजिए या नीचे से बलोचिस्तान ले लीजिए, दोनों को ये लोग सेकंड ग्रेड सिटीजन कंसिडर करते हैं और वैसा ही व्यवहार होता है। उसके ऊपर ये क्या कहते हैं कि देखिए, जख्म पे नमक लगाना क्या होता है। ऊपर से इन्होंने भी 14-15 हजार और आर्मी की स्ट्रेंथ वहां पे भेज दी है। देखिए, आर्मी का मूवमेंट जनरल उसमें होना एक आम बात होती है, लेकिन आप किसी आंदोलन को दबाने के लिए या लोगों की आवाज को दबाने के लिए जब करते हो और दुनिया के सबसे बहुत बड़े आप एक खामख्वाह बनते हो कि जी हम तो, हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है। काहे की डेमोक्रेसी है? मुनीर का राज्य चल रहा है वहां पे। मुनीर की जब बातें सुनो तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई वर्दी अगर हटा दी जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुल्ला तकरीर कर रहा है वहां पे बैठ के। तो यहाँ पर इनका अपनी जनता के प्रति इस तरह का रवैया, इस तरह, तो ये बिल्कुल नई बात नहीं है और एक्सपेक्टेड है, और भी इससे बुरा भी देखने को मिल सकता है हमको। नैना जी, आगे बात ये होती है कि इन्होंने जो इनको आतंकवादी घोषित किया, पहले भी इन्होंने, देखिए मैं आपको आपके शो पर पहले भी एक बार शेयर किया था कि 60s में इनके यहाँ पे एक अवामी पार्टी बनी थी और 60 जब 70 के दशक में हुए थे, जब यही कारण था बीएलए का उभरना उस टाइम। हालांकि बीएलए नाम से नहीं था, बीएलए नाम से वो बाद में आया, लेकिन लोगों में रेजिस्टेंस ऐसे ही पनपता है जब आप लोगों की मूलभूत समस्याओं को आकर उनको एड्रेस नहीं करोगे, उनके बीच में जाकर उनको समस्याओं को नहीं देखोगे, तो लोगों के अंदर असंतोष पनपना जाहिर सी बात है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के अंदर कितनी सीट्स हैं? कोई भी सीट्स नहीं है, कोई भी नुमाइंदा इनका नहीं है। हमारे यहाँ पे भी कम से कम नेशनल असेंबली के अंदर, हमारी जो राज्य की असेंबली है कश्मीर के अंदर, 20 सीट रिजर्व्ड हैं इस पर्टिकुलर एरिया से जो हमारा बॉर्डर के इलाके हैं। तो इनके अंदर अगर देखा जाए नुमाइंदा कहाँ है? क्योंकि क्या होता है, देखिए, जब किसी एरिया के अंदर प्रॉब्लम उभरती है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए वहां के राजनीति के नुमाइंदे ज्यादा बेहतर विकल्प होते हैं। वो सरकार के साथ बैठते हैं और नेगोशिएट करते हैं, अपने एरिया के लिए डेवलपमेंट इस तरह से पास कराते हैं। वहां तो ऐसा कुछ है नहीं। लोग जब कर रहे हैं वहां पर, अब उनको कह रहे हैं कि हम इनको
उठा लेंगे। हम उठाना है, बड़ी सही बात है। आपने बलोच लोगों को उठाकर हेलीकॉप्टर से फेंका है, आप यहाँ से भी फेंक सकते हो, बिल्कुल सही बात है। आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास आर्मी है, और आर्मी वहां पे जो एट्रोसिटीज करती है ये कुछ छुपी नहीं है। तो नैना जी, मैं तो ये कहता हूँ अपने रिमार्क्स में कि देखिए इस एरिया में लोगों को नेग्लेक्ट हुआ है, होता रहा है, इसलिए वो लोग अब कह रहे हैं कि हम भारत में मिला लीजिए, क्योंकि उनके रिश्तेदार भारत के सीमा के इस पार जो रहते हैं ना, और डे टू डे जो तौर पे बात करते हैं, तो जब वो देखते हैं कि यहाँ पर रेड नेटवर्क चल रहा है, ग्लास टॉप ट्रेन चल रही है, जिससे वहां के पर्यटक एक तरह से वहां पे पूरा आनंद ले रहे हैं वहां की अपनी लोकल भौगोलिक स्थिति का। और यही बात होती है कि जब रेड नेटवर्क है, रोड नेटवर्क बढ़ रहा है, बिजली उनके पास ऑलमोस्ट 20-20 घंटे डेली आती है, तो लोग ये कहने में मजबूर होते हैं कि हम किस जगह पे रह रहे हैं, हमारी क्या गलती है कि जो हम सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है वो डिफरेंस बखूबी नजर भी आता है हिंदुस्तान की। अगर हम बात करें तो किस तरह से बड़े ग्रोथ के तौर पर या डेवलपमेंट के तौर पर जम्मू कश्मीर एक हमेशा से प्रायोरिटी पे रहा। भले पाकिस्तान में एक अलग पिक्चर पेश की गई, लेकिन दुनिया हमेशा से जानती है टूरिज्म को के तौर पर G20 समिट्स वहां पर होती हैं, वो कितनी खूबसूरती के साथ में, एम्स की हो, सड़कों का स्ट्रक्चर की बात हो, एजुकेशनल वाइज हो, ये सारी तस्वीरें जब पाकिस्तान की तरफ से कब्जा किया गया जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वहां की आवाम जब देखती है तो इसको बखूबी जानती भी होगी। मैं जल्दी से एक बार पाकिस्तान की तरफ से कनेक्टेड मेरे साथ में खास मेहमान उनका रुख कर लेती हूँ, डॉक्टर सज्जाद बुखारी। मैं आपका आंसर पहले से एक्सपेक्ट कर रही हूँ, आप कहेंगे कि ये जो तस्वीरें हैं ये AI वाली हैं, ये सिर्फ प्रोपोगेंडा है, ये कुछ नहीं, लेकिन ये एक बड़ी धारणा है और हकीकत शायद आप तक भी तस्वीरें पहुंचती होंगी। क्या अपनी आवाज, अपने अधिकार की आवाज अगर कोई बुलंद करता है तो उसे आतंकी घोषित कर देना पाकिस्तान के लिए इतना आम हो चुका है? बलूचिस्तान वाला पैटर्न एक बार फिर से POK में भी वही नजर आता है क्या? बहुत शुक्रिया नैना आपका। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ तमाम पैनलिस्ट को। और मैं चाहूंगा और मैं अगेन आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपसे जो है टू द पॉइंट बात करूंगा, और जो मलिक साहब ने बात की है उनके हर्फ बहर्फ उनको रिस्पॉन्ड भी करूंगा, तो मुझे थोड़ा सा वक्त जरूर दीजिएगा। सबसे पहले आपने अवामी एक्शन पार्टी की बात की, तो कहते हैं जख्मों पे नमक ना छिड़को, तो ये तो याद माजी है ना, छिड़क दिया क्या? याद माजी, जी मैं बता रहा हूँ आपको। याद माजी जो है वो उसके बारे में जो है पाकिस्तान में बहुत मशहूर है एक बात कि वो आजाद है। तो अवामी एक्शन कमेटी से मुझे मीर वाइस उमर फारूक की अवामी एक्शन कमेटी भी याद आ गई, जिन पर 5 साल आपने पाबंदी लगा दी थी। अच्छा। और आपको पता है जब शौकत मीर साहब यानी शौकत साहब हमारे, जब वो एहतजाज कर रहे थे पाकिस्तान में, तो उन्होंने 38 मुतालबात रखे पाकिस्तान के सामने। तो उसी दौरान आपके MLA थे किश्तवाड़ा के मेराज मलिक साहब, उन मेराज मलिक साहब ने भी यही एहतजाज किया, आपने उसको UAPA के तहत जो है उनको गिरफ्तार कर लिया। फिर यही काम जो है लद्दाख राइट्स कमेटी थी, उसके सोनो वांगचू थे, तो आपने उनको भी गिरफ्तार कर लिया। यानी हमने शौकत अजीज साहब को बुलाकर 38 में से उनके 35 नुकात पर फौरी तौर पर अमल दरामद करके उनको गले से लगाया, और आपने अपने जो प्रोटेस्टर्स थे, जो एहतजाज करने वाले थे, जिनका एक डेमोक्रेटिक राइट था, आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। अब ये जो पार्टी पे पाबंदी लगाई गई है, इसका मैं आपको थोड़ा सा एक पस मंजर बता देता हूँ। इसके ऊपर जो इल्जामात हैं, इन्होंने इंतशार की कोशिश की है, भाइयों को भाइयों से लड़ाने की कोशिश की है, खूनी खेल खेलने की कोशिश की है, लिहाजा इसको आजाद जम्मू कश्मीर एक्ट 2014 के सेक्शन 12 के तहत जो है वो इन पर पाबंदी लगाई गई है। तो ये पाबंदी का जो है वो पाकिस्तान के पास एक इख्तियार ये मौजूद है, क्योंकि आपको पता है आजाद जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है, जहां पे हम 3 रुपए बिजली यूनिट जो है वो फराहम कर रहे हैं, तमाम अशियाए खुर्दोनोश पर हम सब्सिडी देकर अपने पेट पे पत्थर रख के हम अपने भाइयों को गले लगाकर हम उनके लिए खुसूसी मराद का बंदोबस्त कर रहे हैं। हम अपने लोगों के मुतालबात सुनते हैं, दूसरी जानिब आपने एक निहत्ते मासूम लड़के नौजवान को कत्ल कर दिया। अरे मैं सुन रही हूँ, देखिए मैंने आपको बगैर इंटरप्शन के सारी चीजें बताई। आपने कहा बिजली दे रहे हैं, आप 3 रुपए की सब्सिडी दे दें या आप फ्री में दे दें, लेकिन कितने घंटे दे रहे हैं ये भी जरा दर्शकों को बता दीजिएगा मेरे। जी, और दूसरी बात ये कि जी बिजली बहुत फराहम की जा रही है, वो आपकी इतलात थोड़ी सी कमजोर है, वो एजेंट जो है काफी हमने गिरफ्तार कर लिए। तो अभी आपके पास तो जनाब बता दीजिए ना सज्जाद, कितने घंटे बिजली जा रही है POK में? उनको पूरी बिजली मिलती है जी, 24 घंटे बिजली होती है, तो 24 घंटे उनको बिजली जो है वो फराहम की जाती है। तो आप अपने आदाद-ओ-शुमार को चेक करते हैं। सपनों में, ख्वाबों में सज्जाद, बताइए, बोलिए, चलिए अच्छा बोल लीजिए, बोलिए जरा बोलिए। कोई इबाम ना रह जाए ना मलिक साहब, कोई तशनगी ना रह जाए, मैं इसलिए चाह रहा था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आजाद जम्मू कश्मीर के हवाले से जहां तक बात कीजिए तो ये बताएं
वो नौजवान लड़का जिसका बाप जो है आज माथे पीट रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ने के लिए गया था, आपने हमजा गुलजार के साथ क्या किया? क्यों उसको मुजफ्फराबाद में अपने एजेंट्स के जरिए शहीद करवाया? ये बताएं। और उसकी फैमिली आप पे इल्जाम लगा रही है। उस बंदे का कुछ दिन पहले रेड थी और कुछ दिन कबल हिंदुस्तान का है। मुजफ्फराबाद में किसकी सेना है? मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये जो आपको अवामी एक्शन कमेटी का जो दर्द और मरोड़ पड़ रहे हैं ना, तो उसकी मुझे समझ आ रही है कि उसका पस मंजर यही है। आपके काफी एजेंट्स जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तो लिहाजा इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो आपने तंजीमों पर और सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई है, जो यासीन मलिक आसिया अंद्राबी जैसी खवातीन को, फिर आपने उस शख्स को सैयद अली गिलानी को जिसने कहा था कि हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, आपने उसको कैद करके वो बेचारा शहीद हो गया, फौत हो गया। क्या आरोप है आप जानते हैं डॉक्टर सज्जाद बुखारी? सज्जाद बुखारी, यही तो एक बड़ी बात है कि आप जो आतंकी हैं आप उन्हें गले लगाते हैं और जो अपने अधिकारों की बात बोले आप उन्हें आतंकी करार दे देते हैं। यासिन मलिक आपको बड़ा प्यारा है ना, उसने किस तरह से लोगों की हत्याएं की, मौत के घाट उतारा, उसने ऑन कैमरा इस बात को एक्सेप्ट किया। आपके लिए वो बड़े दिलेर, बड़े आपके प्यारे हो गए। आपके लिए वो तमाम नेता ऐसे क्यों? सुनिए ना, हाफिज सईद हो या फिर अब्दुल रऊफ जैसे तमाम आतंकियों पर मैं आपसे बात करती हूँ, यही आपका दोहरा चरित्र को दर्शाता है। और ये जो जनता सड़कों पर उतरी हुई है, ये किस लिए उतरी हुई है? बोल दीजिए। अवामी सुने 13,700 स्क्वायर किलोमीटर और 48 लाख नफूस पर मुश्तमिल जो आजाद जम्मू कश्मीर में आपकी प्रॉक्सीज हैं, तो अगर आप उसका बलूचिस्तान का 3,78,000 स्क्वायर किलोमीटर से मवाजना कर लें, तो हम देखिए पता है आप अगर ये जो वीडियोस आप अपनी सोशल मीडिया पर डालते होंगे या पाकिस्तान की आवाम देखती होगी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, तो वो भी बखूबी देखती होगी कि कैसे चिट भी मेरी करने की कोशिश करते हैं सज्जाद, पट भी मेरी करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही बलूचिस्तान की बात आती है तो आपके लिए वो आतंकी हो जाते हैं, पीओके की बात आती है तो आतंकी हो जाते हैं। और आप एक तस्वीर क्रिएट करते हैं जम्मू कश्मीर में, आप उनकी तमाम उन नेताओं को अलगाववादी तक कह देते हैं। कई बार आपकी यही एक बड़ी अलग दोहरी नीति नजर आती है। लेकिन मेजर अली शाह, जल्दी से मुझे एक तस्वीर यहाँ पे बताने की कोशिश कीजिएगा, जिसे JKJAAC की बात हो, कभी PTI पर पाबंदी लगाने की बात हो, कभी BLA को कंट्रोल करने की बात हो, ये तमाम वो संगठन कहीं ना कहीं नजर आते हैं जिन्हें या आतंकी के तौर पर या पाबंदियों लगाने के तौर पर या असामाजिक तत्वों के तौर पर देखते हैं। लेकिन आतंकी रऊफ जैसे ऐसे तमाम बड़े नेता हैं आतंकी संगठन से जुड़े हुए, जो राजनीति में भी बड़ी पैठ रखते हैं। उन्हें चुनाव जीतने और चुनाव लड़ने की पूरी आजादी है। पाकिस्तान में आखिर ये क्या नीति है और पीओके की जनता के लिए क्या कहेंगे आखिर? ऑडियो अनम्यूट करने मेजर शाह। आपको बता रही है मेरी? जी जी बिल्कुल क्लियर। ओके, पीओजेके की जो सरकार है, इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया उनकी होम डिपार्टमेंट ने, जहां पे JKJAAC को पहले शेड्यूल किया है प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन अंडर एंटी टेररिज्म एक्ट ऑफ 2014, और यही नोटिफिकेशन इन्होंने सर्कुलेट करा है पाकिस्तान फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री ने डेप्टी कमिश्नर्स को, सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स को, काउंटर टेररिज्म अथॉरिटीज को, मुजफ्फराबाद के अक्रॉस, पूंछ के अक्रॉस, मीरपुर के अक्रॉस। अब पाकिस्तान की तरफ से जो आए हैं वो अपना कुछ पक्ष कुछ भी रखते हैं, लेकिन फैक्ट ये है नैना जी कि जो भी आवाज, और उन्होंने ये भी बोला है कि इंटरनेट शटडाउन होंगे, पैरामिलिट्री डिप्लॉय किया जाएगा, इलीगल अरेस्ट होंगे, लोग डिसअपीयर हो जाएंगे। वैसे पत्रकार, बहुत से पत्रकार जिन्होंने सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करी, सरकार के खिलाफ क्या मतलब जो सच बोलने की कोशिश करी है उसको डिसअपीयर हुए हैं पाकिस्तान से। अब क्या है ना कि ये लोग डिफेंड करना चाहेंगे, लेकिन कोई डिफेंस नहीं है। BLA किसने क्रिएट किया? BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानियों ने ही क्रिएट किया, इनकी सरकार ने ही क्रिएट करी। बाद में इन्हीं को एक उग्रवादी संगठन दे दिया क्योंकि ये अपने हक के लिए लड़ रहे थे। ये जो संगठन यहाँ पर अवामी कमेटी अपने हक के लिए लड़ रही है, इनको अंडर एंटी टेररिज्म एक्ट ऑफ 2014 नोटिफिकेशन जारी करके इन पे बोल दे कि ये उग्रवादी है। अरे भैया, यानी कि आप फोर्स कर रहे हो इनको कि ये भी BLA की तरह हथियार उठाएं, यानी कि आप चाहते ही ये हैं, पाकिस्तान सरकार चाहती ये है। और ये पाकिस्तान के पीओजेके के जो प्रेसिडेंट है ना,
उन्होंने ये साइन किया है, बाकायदा दस्तखत हस्ताक्षर किए हैं। आप ये कुछ भी बोल दें, सबको पता है इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, कितना झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, सबको पता है कि कितना झूठ बोल बोल के ये आगे बढ़े हैं, जहां तक ये सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या है ना कि इनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना नहीं आता, अपने गिरवान के अंदर झांकना नहीं आता। अगर ये देख लें कि ये उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं, और ये बात समझ लें, मैं कोई दुश्मनी की भावना से नहीं कह रहा हूं, मैं ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अगर ये देख ले, पाकिस्तान समझ ले कि कमी क्या है, क्यों आज इस स्थिति में है। आप बताइए क्यों इनकी पूरी दुनिया भर में जगहसाई हो रही है, क्यों ये गरीब भिखारी का कटोरा। और ये भिखारी के कटोरे की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शहबाज शरीफ ने करी है कि जनरल आसिम मुनीर, जब ये फील्ड मार्शल नहीं बने थे तभी जनरल थे, कि जनरल आसिम मुनीर और मैं भिखारी का कटोरा लेकर दर बदर घूमे हैं, अब नहीं जाएंगे। तो ये बात इन्हीं के ही वजीर आजम ने करी है। क्यों पाकिस्तान मुद्दे पे आ जाए, मुद्दे पे आ जाए। ये मुनीर फोबिया का पता है मुझे, मुनीर फोबिया का पता है। आप मुद्दे पे आए, मुद्दे पे आए, रेलिवेंट बातें करने, कच्चे पे ना उतरे। जब आप बोल रहे थे, मैंने आपको इंटरप्ट बिल्कुल नहीं किया, आपकी बात तसल्ली से तवज्जो देखी मैंने सुनी। मैंने रेलिवेंट बात की है, टू द पॉइंट बात की है, तो बात करें टू द पॉइंट। मेरे सवालों के जवाब देखिए, जगहसाई हो रही है, जगहसाई हो रही है, आपकी जगहसाई हो रही है, दुनिया देख रही है आपको, बहुत बड़ा चैनल है ये, आपका लोकल कोई वो नहीं है जहाँ पे जी मुझे पता है, ये बात जगहसाई हो रही है। आप कार्टून दिख रहे हैं, आप बस्करे दिख रहे हैं। चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक में जाके बोले तो गिरबान में जान सकेंगे। विस्की पी के आए हैं आप, अभी विस्की पी के आए हैं, मुझे पता है आपका। आप विस्की पी के आके बात करते हैं, मुझे पता है। आपको सारी बातें पता होती है सज्जाद, बस आपको अपने पीओके की जनता, बीएलए बलूचिस्तान की जनता की खबर नहीं रहती। आपको ये बड़ा पता होता है आज किसने क्या खाने में खाया है, आज किसने क्या पानी पिया है। आपको बस अपनी घर के अंदर क्या हो रहा है, बस इसके बारे में कोई खैर खबर नहीं है। आपको ये खबर नहीं है कि किस रूप में अभी खासतौर से जेएसी की अगर बात की जाए, पिछले साल 2025 में भी बड़े प्रोटेस्ट हुए, उन प्रोटेस्ट के बाद में भी कई लोगों की जानें गईं। उसके बाद में जब तनाव हुआ तो एग्रीमेंट हुए, लेकिन उन एग्रीमेंट का क्या हुआ? ऐसे क्या वो सिर्फ अब कागज का ढेर बन गया? आखिर उन लोगों के साथ में क्या क्या गया? क्या उनके साथ में बड़ा धोखा नहीं हो गया? मैं दामोदर जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले मैं यही सवाल एक बार सरदार तैयब खान से लेना चाह रही हूं। क्या वो धोखा था, या फिर अभी जिस रूप में एक बार फिर से उनको आतंकी घोषित कर दिया जाता है संगठन को या आवाज बुलंद करने वालों को, ये धोखा है या ये हकीकत है? रहीम, सबसे पहले तो हमें ये मालूम है पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को बखूबी इल्म है कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो है वो दुनिया में तनहा हो चुका है। सफारती सतह पर जगरसाई पूरी दुनिया में आप लोगों की हो रही है। तो अब आपको छोटी छोटी चीजों को लेकर जो है वो उठा कर उस पर जो है वो मिस रिपोर्टिंग करने की आदत है और मिस इन्फॉर्मेशन करने की आदत है। क्योंकि बताइए जरा, हर बार कटोरा लेकर आप जाएं, हर बार गर्त में आप जाएं और जगहसाई आपको लगता है हिंदुस्तान की होती है। यही तो बात है कि कभी आपको अपनी गलतियां नजर नहीं आती। आतंकियों को गले आप लगाएं, आतंकियों को आप जगह जगह फ्रीडम के तौर पर आप जगह जगह पेश करें, तब आपको तब कोई आपत्ति नहीं होती। जो आपसे कोई अधिकारों की बात कर ले, आपसे आटा, बिजली, पानी, सुरक्षा मांग ले, आप उन्हें आतंकी बता देते हैं। आपको इसमें जगहसाई नजर नहीं आती। गजब की बात है भाई। मैं ये नहीं बोलूंगी आपको कि आप विस्की पीकर आए, मैं आपको ये बोलूंगी पता नहीं कौन सा काढ़ा पीकर आए हैं बेशर्मी का, जो नजर ही नहीं आता कुछ भी। तो आप जिस तरीके से जो है वो पाकिस्तान के इंटरनल मामला पे आके बात करती हैं, यहाँ जमहूरी मुल्क है, आजाद कश्मीर भी हमारा जो है वो अपना पाकिस्तान का मसला है, यहाँ प्रोटेस्ट होते हैं, अदालतें मौजूद हैं। अगर वो समझते हैं, अवामी एक्शन कमेटी समझती है कि उनके खिलाफ गलत एक्शन हुआ, तो वो अदालत में जाके उनके लिए फौरन मौजूद है, वहां चैलेंज कर सकते हैं फैसला। सरदार तैयब खान साहब, पाकिस्तान की जो नीति नियत है उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। खासतौर से पीओके की अगर बात करें, आपने वहां पे आतंकी लॉन्च पैड बनाए हुए थे जिसे बहुत पहले ध्वस्त किया गया। या आपके खुद के राष्ट्रपति, आपके खुद के तमाम हुक्मरान मानते रहे जनाब इस बात को। वहां पे नजर रखना जरूरी है, क्योंकि इस आड़ में आप लोग कई बार बहुत बड़ी बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, फिर सजा देनी पड़ती है हमारी। आप लोग पत्रकार तो नहीं है ना, आप लोग तो मोदी का गोदी मीडिया चला रहे हैं, मतलब आप लोग कोई ऑथेंटिक बात तो नहीं कर रहे ना। अभी डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब ने बड़े एविडेंस और बड़े ऑथेंटिक बातें की, पत्रकार ने उनकी बातों का, उनके सवालों का कोई किसी ने जवाब ना था और ना किसी ने दिया।
तो आप लोग तो जो है वही सुनते हैं जो आप लोगों को पसंद है। हम लोग यहाँ बात करते हैं, आप हमारी बात सेंसर कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं। ये आपकी जमहूरियत है। अरे ये मैं तो आपको भारत अपने आप तस्वीरें को भी दिखा रही हूँ, आपको तो मैंने वहाँ के आवाम की बात भी सुना दी कि कम से कम आपके यहाँ नहीं सुनाते होंगे, तो हो सकता है हमारे माध्यम से आप सुने देख लें। आप अपने ओपोजिशन को भी थोड़ी कवरेज दिया करो और अपने मुल्क में भी देखा करें, वहाँ जो किसानों की तरीके चल रही है, सिखों की तरीके चल रही है, उनको भी थोड़ा कवरेज अरे दिया करें। किसान बड़े उधर खुश के भी हैं, मामला देखा सुनिए करें। किसान समृद्ध देश है हिंदुस्तान, किसान समृद्ध देश है हिंदुस्तान। इतनी पाबंदियां, इतनी परिस्थितियां ऐसी भी रही, तब भी सबसे समृद्ध किसान ही हैं। और कभी यहाँ पर आटे दाल की ऐसी किल्लत नहीं आई है। जरा आप, मैं तो बोल रही हूँ, आपको सीखना चाहिए, हिंदुस्तान का मॉडल आप लेकर जाइए, अपने हुक्मरानों से बोलिए। पीओजेके की जनता बार बार कह रही भाई हमें तो हिंदुस्तान जैसा बनना है, या हिंदुस्तान हमें अपने साथ में ले ले। आप जितना मर्जी शर्म फैला लें, जितना मर्जी जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान अपने जो आइन और कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई होगी वो करेगा। और अगर किसी को कोई समझता है कि ये फैसला ठीक नहीं हो, तो उनके लिए अदालती फोरम मौजूद है, अदालतों में जाकर चैलेंज करें। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत के तहत यहाँ फैसले होते हैं। और यहाँ जिस तरह के आप फजूल किस्म के इल्जामात लगाते हैं, हम उनको मुस्तरद करते हैं, ऐसी कोई हकीकत इन इल्जामात में नहीं। ठीक है, मैं दामोदर सिंह जी का रुख कर लेती हूँ। दामोदर सिंह जी, वैसे ये जो तमाम जवाब आए हैं हमारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट की तरफ से, कुछ नए नहीं है। वैसे ही मैं बहुत एक्सपेक्टेड था कि ये वो डिनाइल ही होगा, और दो तस्वीरों को उन्होंने स्वीकार कर लिया, ये भी बड़ी बात है, वरना वहाँ की हकीकत, वहाँ की परिस्थिति जो है वो हमेशा डिनाइल के तौर पर ही एक तरह से रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, चाहे बात बलूचिस्तान की हो, चाहे बात पीओके की हो, हमेशा ये हिस्सा एक ऐसा रहा जिसे हमेशा दोयम दर्जे के तौर पर ट्रीट किया जाता है। और जरा सरदार तैयब खान को बताइए कि आखिर क्यों हिंदुस्तान की नजर पीओके की घटनाओं पर रहती है, किस तरह से इन्हीं माध्यमों से हिंदुस्तान में बड़ी घटनाओं या साजिशों को या वारदातों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं ये सभी। थैंक यू नैना फॉर द अपॉर्चुनिटी। मेजर अली साहब, जैन सर, सबसे पहले मैं डॉक्टर सज्जाद बुखारी सर सलाम अलैकुम, तैयब साहब सलाम अलैकुम। मेरी बात को सुनना, और मैं 4 नाम ले रहा हूँ, इनके बीच में एक कोइंसिडेंस बताना अगर आपको समझ आए तो। जी। मोहम्मद अयूब खान आप जानते होंगे, जनरल मोहम्मद अयूब खान, जनरल याह्या खान, इसके बाद जनरल जियाउल हक, और इसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ। इनके बीच में कोई सिमिलरिटी नजर आती है आपको? अगर आती है तो एक चीज बताएं मुझे, इसका जवाब दीजिए। जब 1971 में आवामी लीग ने चुनाव जीता था, उंगली मत उठाया करिए, दैट्स नॉट करेक्ट इन द डिबेट, यू हैव स्पोकन फ्रीली, नाउ आई एम टॉकिंग, ठीक है? तो जब 1971 में आवामी लीग ने 300 सीटों में 167 सीटें जीती थी, थोड़ा सा हिस्ट्री आपके क्योंकि आप लोगों को याद नहीं रहता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं अभी बात करूंगा, यहाँ पे बात हो रही है, लेट मी कंप्लीट। बुरी आदत है ये सज्जाद बुखारी जी। नैना, इनका अगर माइक डाउन करेंगे तभी मैं बात कर पाऊंगा। ठीक है, एक बातों से आप इतना क्यों, इतना क्या है, सुन लीजिए तसल्ली से। मैं फैक्ट ही बता रहा हूँ, कुछ और नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा, मैं वही बोलूंगा जो पूरी दुनिया को पता, बस याद दिला रहा हूँ आपको। तो इसके बाद इन चारों नामों में कुछ सिमिलरिटी अगर नजर आती तो मैं बता देता हूँ। ये वो सैन्य शासक है जिन्होंने आपकी चुनी हुई सरकार को पलट के सैन्य सत्ता स्थापित की। समझ में आ रही बात? भारत में किसी को इस बात की चिंता नहीं, आप किसी को फिक्र नहीं, आप कैसे भी शासन करें, चिंता इस बात की है कि जब भी आपके यहाँ कोई भी राजनीतिक लीडरशिप थोड़ा भी आपके यहाँ हालात सही करती है, आपकी सेना उसका तख्ता पलट करती है। और इतिहास है इस बात का, जब से आप हमारे यहाँ से गए हैं, निकले हैं, या जो भी गए, आपको आपकी वहाँ पे सत्ता स्थापित हुई है, आपने पाकिस्तान बनाया, उसके बाद 4 बार मिलिट्री शासन लगा है आपके ऊपर। और इसके बाद कितने प्रधानमंत्रियों को आपने टांगा, कितने जनरलों को आपने साजिशन मारा। 1971 में आवामी लीग ने जब 300 सीटें जीत ली थी, 167 सीटें जीतने के बाद आपने उनको शासन नहीं करने दिया, याद है आपको? वही आज वहां पर भी हो रहा है जहां की बात अभी हो रही है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी में जितने भी उनके लीडर्स हैं, डर इस बात का है कि आप बताएं जरा उनके खिलाफ कितने मुकदमे लगे हुए, कहीं भी उनके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का कोई मुकदमा है? कैसी बातें आप करते हो? और आप जब बात करते हैं अभी इंडिया की, जब मैं सुन रहा था कि आप यासीन मलिक की हमदर्दी कर रहे हैं, जितने भी नेता उनके खिलाफ आतंकवाद की कार्रवाई हो रही, उन्होंने टीवी पे आके स्टेटमेंट दिए, उनके खिलाफ मर्डर के चार्जेस हैं, लोगों की हत्याएं की उन्होंने। ध्यान रखना इस बात का, कृपा करके इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी आप तुलना किससे कर रहे हैं? सीधे सीधे मैं आपके लश्कर तोयबा के लीडरशिप से तुलना नहीं कर रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। वो जो पब्लिक का नेतृत्व करे। इसके बाद मंगला डैम से 1300 मेगावाट की आपकी बिजली बनती है, नीलम में 13, आप केवल 300 से 400 मेगावाट बिजली देते हैं वहां के लोगों को। कहने के लिए वो अपना सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन आप सब पूरी दुनिया को पता है इस्लामाबाद का कितना वर्चस्व रहता है। ये बातें आपकी जनता बता रही, मैं नहीं बता रहा हूं, ये फैक्ट है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। मैं फैक्ट पे बात करता हूं।
समझ में आ गई बात? अगर आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम हो क्योंकि 4G होगा, आपके यहाँ 5G होगा नहीं। शौकत नवाज मीर ने कौन सा विद्रोह किया ये बताएंगे आप? क्यों आपने उनको आतंकवादी संगठन बनाया या घोषित किया? आपने जिस तरह से अभी आपको 9 जून के मार्च से उनको इतना डर लग रहा था आपको? शौकत नवाज मीर से आपको क्या खतरा था? कोई जवाब है? आप एक सिंगल पॉइंट में बता दीजिए उस व्यक्ति के खिलाफ कोई एलिगेशन थे, या अमजद अली खान के खिलाफ थे, उमर नजीर कश्मीरी के खिलाफ थे, कोई भी ऐसा आरोप? जस्ट बिकॉज आपको पता है कि अब जनता अपने हक की मांग करेगी, और उनकी मांगों में बहुत सीधी और सरल मांगे, आटा सब्जी दाल के दाम कम कर दो यार। क्योंकि आप लगे अमेरिका की सरपरस्ती पे, आप उनके साथ समझौते कराने में, भूल गए कि आपके जनता की प्रॉब्लम क्या है। कि भाई वो तो बिजली दे रहे हैं, वो तो खाना बहुत सस्ता दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, अब वो कहाँ दे रहे हैं, तो ये मार्च किस लिए हो रहा है? पता नहीं। आवाम सड़कों पे क्यों आ रही है? आवाम सड़कों पे क्यों आ रही है? उन्हीं के पेजेस पे जाइए सोशल मीडिया के। मैं एनालिसिस कर रहा था काफी देर से जब आपकी बातें हो रही थी, तो आप आजाद जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे थे ना, आप कंपेयर करिएगा हमारे यहाँ पे आके। अभी देखिए जम्मू एंड कश्मीर की खुशहाली और उनकी तरक्की कितनी है। बातें मत किया करिए। अब ये सब मीडिया में नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि आपकी हालत क्या। आप CPEC का प्रोजेक्ट लेके आए थे, वहां के लोगों ने चीजों को दौड़ा कर मारा। जवाब ले लेते हैं क्या हुआ? दामोदर जी जवाब ले लेते हैं। आपने फैक्ट दिखा मैं सुनूंगा, फिर इसके बाद एक मौका दीजिएगा नैना, मैं इनको काउंटर कर सकूं। पहले सवाल पे जवाब आपने बड़ा आईना बड़े फैक्ट के साथ में तस्वीर पेश की है, जवाब ले लेते हैं सज्जाद जी। बताइएगा कि 1971 में 167 सीटों के बाद आवामी लीग को आपने सत्ता क्यों नहीं? आप खामोश रह गई, आपका इस्तेकाक नहीं है, सवाल करना होस्ट का काम है। आप अपना तस्वीर पेश करें, मैं भी जवाब दूं, जनता फैसला करेगी। हमारे 4 आर्मी चीफ का इन्होंने जिक्र किया, तो उसमें एक फील्ड मार्शल भी था 1965 वाले, याद है? ठीक है, आपने बोला कि आपने फील्ड मार्शल की कमी नहीं है आपके पास, अभी भी जनरल मुनीर बन गए। ममासलत कर रहा हूं। तो आपने कहा कि जी शौकत नवाज का क्या कसूर था, तो मेराज मलिक का क्या कसूर था? मुझे बताएं। एक दूसरी बात आपने की, लगाना अलग बात, कोई सीधे आरोप है आपके पास उनके खिलाफ? आप बर्दाश्त करें। मुंतखब वज़ीर आज़म को किस मुल्क में मारा गया? आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, आपको गांधी भूल गई? आपको भूल गए? आपके 3 मुंतखब वज़ीर आज़म को किसने शहीद किया, किसने मारा? सुने ना जी, नेहरू जी। अब मेरी बात आप थोड़ी सी, मेरी गुजारिश है, उसका जवाब भी आपको मैंने दे दिया। तो दुमर सिंह साहब, आपने जो भी बातें की है ना, उन बातों में मेरे सवाल का एक भी जवाब नहीं था। आपने उल्टा मुझसे सवाल कर लिया, तो मैंने उसका आपको जवाब दे दिया कि अगर तो शौकत का कोई कसूर नहीं था, तो मेराज का क्या कसूर था, हमजा का क्या कसूर था? फिर आपके उस वक्त की लद्दाख जो फ्रीडम मूवमेंट है, या जो लद्दाख की पार्टी लद्दाख राइट कमेटी, उसके उन्होंने भी एहतजाज किया सेम। हमने शौकत साहब को बुलाया, उनके 38 नुकात थे, 35 पे हमने अमल किया। 3 हम नहीं कर सकते, उनमें से एक माजरीन की 12 नशिस्तें हैं, वो हम नहीं कबूल कर सकते। एक उन्होंने जो है वो एक नया नारा मारा कि हमने आपके साथ जो है वो यारी डालनी है, यानी हमने उस तरफ भी जाना है, तो हमने उनको उस तरफ जाने नहीं दिया। तो 2-3 ये नुकात पर हमने अमल दरामद नहीं किया, हमने कंपैरिजन किया। मीरवाइज उमर फारूक मेरे बड़े अच्छा, मेरा उनके साथ अपने बहुत मुताबिक शोज भी मैं उनके साथ करता था अपने, जब वो थे आप लोगों की कैद से पहले, नजरबंदी से पहले। यासीन मलिक साहब बोलिए, सुनिए मैं सुन रही हूँ, मुझे एक बात बताइए। यासीन मलिक का नाम लिया, आपसे बात नहीं होती। यासीन मलिक हमारे यहाँ घोषित आतंकवादी, जिसके खिलाफ अदालत में मुकदमा चल रहा है, और चौंकिएगा मत, उनका हस्त्र जो होगा वो देख लीजिएगा आने वाले समय। हमने नहीं बोला प्राउडली मीडिया के सामने। सज्जाद को या पाकिस्तान की जो सेना है, यासीन मलिक जो कत्लेआम करता है, वो आतंकी तो इन्हें बड़ा प्यारा नजर आता है, वो उनके लिए फ्रीडम फाइटर है। एसके मलिक साहब कुछ कह रहे हैं सज्जाद की बात पे, आ रही हो सज्जाद जी। नैना जी, हाँ, आपको एड्रेस करते हुए मैं कुछ चीजें उठाना चाहता हूँ। देखिए सवाल ये है, जब यासीन मलिक इनको इतना प्यारा लग रहा है, यासीन मलिक ने जब एयरफोर्स के आदमियों को गोलियों से भूना था, और उसने खुले आम आके टीवी पर बड़ी ब्रेवडो के तहत उसने जगह जगह अपनी स्टेटमेंट दिए कि हाँ मैंने मारा है। क्या करे ऐसे आदमी का? आरती उतारे इसकी, उसको सर पे बैठाएं इसको। दूसरी बात, आसिया अंद्राबी फंडिंग में वो इन्वॉल्व है, और उसकी सारी की सारी टेप्स अवेलेबल हैं जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास। सुनिए मेरी बात सुनिए। भारतीय यहाँ पर हमारे एजेंसीज हैं, ये नहीं होती कि उठाया और किसी को हवाई जहाज से फेंक दिया, हेलीकॉप्टर से मार के फेंक दिया, उनके माँ बाप को भी नहीं पता वो कहाँ गया है। हमारे यहाँ पे जितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, मैं मलिक साहब इतने सेंसिबल आदमी है, जंडू अखबार पढ़ के ना आया था सर।
सुनो मेरी बात, नहीं हम पाकिस्तानी अखबार नहीं पढ़ते, मेरी बात सुनिए, पाकिस्तानी अखबार नहीं नहीं पढ़ते। नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखो ऐसा होता है नैना जी, देखिए हमारे बॉर्डर के साथ साथ रातों पिछले 10 साल के अंदर, आपसे नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब ये समझिए 80 से लेके 90s तक और 90 से लेके 2000 तक और उसके बाद से जिस तरह से वहां पे ये इन्होंने एक तरह से ये पनपाया है आतंकवाद को, उसको हमें क्रश करना ही करना था। करना इसलिए था कि आप याद कीजिए, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका में इनके मुंह पे बोल के गई थी, इनके मुंह पे बोला था कि सांप पालोगे तो जरूरी नहीं हो पड़ोसी की कटे। और आज वो लोग जब इनको तंग करते हैं तो ये कहते हैं कि भारत ने हमको तंग करके रखा है, भारत के ये पाले हुए लोग हैं। क्या जो इसमें आप ये समझिए, ये वो एक एक आदमी का उदाहरण ले रहे हैं। अगर मैं इनसे पूछो, एक किसान था हमारा सरबजीत, क्या कमी थी उस बेचारे की? वो जस्ट बिकॉज के वो गलती से अपने खेत की पानी देते देते क्रॉस कर गया दूसरी साइड में, क्योंकि आपको मालूम होगा बीओपी जितनी होती है, बीओपोस केयर एंट्रेंस जो होते हैं वहां पे उनको परमिट किया जाता है, और वो गलती से क्रॉस कर गया, उसको मार दिया इन लोगों ने। उन लोगों ने उसको इंस्ट्रूमेंट बनाया, ब्लैकमेल करने का इंस्ट्रूमेंट बनाया। तीसरी बात यह है कि आप अपने देश में चाहे जो करें, पीओके हमारा हिस्सा था, हमारा हिस्सा है। आपने इसको जानबूझ के चालाकी से अपने अंदर जबरन कब्जा किया हुआ है, इलीगल कब्जा किया हुआ। करिए करिए करिए, कोई बात नहीं, ये रहेगा। और उसके ऊपर बात यह है कि इन्होंने सक्सगाम वाली को बेच दिया, अपने आका को बेचा खुश करने के लिए। और चीन तो बहुत शातिर कंट्री है ना, चीन ने तो आज से 30 साल पहले ये देख लिया था कि उसको ऑल्टरनेट चाहिए मलाका स्टेट का। तो मलाका स्टेट का जो ऑल्टरनेट चाहिए वो कहां से लेके गया है? हवा से तो आ नहीं सकता। तो चाइना ने पाकिस्तान को अपना एक हमेशा से टूल बना के रखा। चाइना, और ये पाकिस्तान भूल जाते हैं कि ये वही चाइना है जिसने हमन टोटो को खरीद लिया 99 साल के लिए। तो इनको भी वो खरीदते हुए ज्यादा देर नहीं लगाएगा। जिसके ऊपर ये बड़े क्राउन और ज्वेल इन द क्राउन लगा के घूम रहे हैं, जो इनका पोर्ट है, उस पोर्ट को भी वो धीरे धीरे करके, चूंकि इनसे पैसा तो वापस दिया नहीं जाएगा, पैसा जो इनको थोड़ा बहुत मिलता है वो इनको टेररिस्ट को बांट देते हैं ये। क्योंकि क्या होता है, देखिए आप ये समझिए, टेररिस्ट इनके लिए टेररिस्ट नहीं है, वो इनके लिए बहुत बड़े एसेट्स है, नेशनल एसेट्स है इनके लिए। पैसा जब टेररिस्ट को देते हैं तो जी याद नैना जी, पैसा जब टेररिस्ट को देते हैं तो उनकी सेकंड फौज है, ये सेकंड आर्मी है, इनको तैयार करते हैं। क्योंकि इनकी रेगुलर आर्मी को वो डर्टी काम नहीं करने पड़ते, जो डर्टी काम इनको टेररिस्ट से कराते हैं फ्रंट एंडिंग करके, बैक एंड पे खुद रहते हैं। और मैंने जैसे कि बताया, चाहे इनका वो ले लीजिए, आपने पहले भी बात करने दो मुझे, अब मुझे जवाब देने देना। सजाद, नहीं इकट्ठे करते रहो ना, मैं भी पॉइंट इकट्ठे करता हूँ, तुम भी दो ना। सारी इतनी लंबी चौड़ी बात की है, देखो यार, तुम क्या करते हो, बात को डिफलेक्ट करते हो, मुझे बात करने दिए। अच्छा रैना जी, चलिए मैं अगले राउंड में आता हूँ, इसको बोलने दीजिए। सुनोगे आप करोगे तो आप सुनोगे। आप ही हो, मैं आप ही करके बोलता हूँ, ये मेरी आदत है, मैं आप करके बोलता हूँ। कैसा पाओगे सज्जाद बाबू, डॉक्टर साहब हैं आप, डॉक्टर साहब, डॉक्टर पत्रकार, तो फिर चुकाई होगी, बैंड मारोगे चुकाई होगी। या मिस्टर ठुकाई शांत, भीम शांत हो जाओ, नहीं गदाधारी शांत हो जाओ, थोड़ा हाँ शांत हो जाओ। ठुकाई, हम यहाँ ठुकाई लेने वालों में नहीं हूँ, मैं तुम्हारी आप वाली जो परिभाषा में अगर है ना, अगर डिसेंसी की बात जाएंगे, आपकी जितनी डिबेट्स निकाल ली जाएं, मेरे सारे पैनलिस्ट बड़े डिसेंसी से बात करते हैं और पाकिस्तान की तरफ से बैठे तमाम जर्नलिस्ट भी बड़े डिसेंसी से बात करते हैं। आप अक्सर अपनी मर्यादा लांघ जाते हैं, चाहे बात सरदार कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है, वर्दी उतारी जाती है, कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है, वो अपना अनाज मांग रहे हैं, अपना खाना मांग रहे हैं, बिजली मांग रहे हैं। कहते हैं 3 रुपए कौन सी बिजली दे रहे हो आप उनको? बिजली 0 दे रहे हो, आपका कौन से कह रहे हो? आगे यहाँ पे ये बेकार की बकवास करना शुरू कर देते हो। कौन सी ठुकाई? आप अपने जाके फोटो देखिए, अलबत्ता आपको वहां पे जाने नहीं दिया जाएगा। देखिए आपके पास में बातें तो ढंग की है नहीं, कम से कम सोचिए, सोच तो ढंग की है नहीं, बातें कम से कम ढंग की कर लिया कीजिए, नियत भी ढंग की नहीं है, कम से कम दूसरों को सम्मान दे दिया कीजिए। मैं हालांकि सम्मान की उम्मीद भी बड़ी बेईमानी हो जाती है आपके साथ में। डॉक्टर अली शाह, मुझे एक बात बताइए, इन्होंने एक बड़ी लंबी फहरिस्त सज्जाद ने पार्शियल वे में एक तरह से गिनाने की कोशिश की। पीओके की बात की जाए, बलूचिस्तान की तरफ से बात की जाए, मैं अभी देख रही थी एक लंबी फहरिस्त है जो वहां पर अपने अधिकारों की बात करते हैं, जो ह्यूमन राइट की तरफ से हमेशा जो तस्वीरें पेश की जाती हैं वो इनको नजर नहीं आती। ये उन्हें सीधे आतंकी, देशद्रोही घोषित कर देते हैं। ये दोहरा रवैया नहीं तो और क्या है? आखिर ये जनता जो सड़कों पर उतरी अपनी सरकार से अगर कुछ उम्मीद रख रही है तो क्या वो गलत है?
जी, मेरे दोस्त दामोदर सिंह ने बहुत ही मेच्योर तरीके से सब समझा दिया है, और पूरी देश को क्या, पूरी दुनिया को दिख रहा है जो उन्होंने बताया है ना। मैं 100% हर कोई इत्तेफाक रखेगा। कल साहब ने जो बताया हर कोई इत्तेफाक रखेगा। एक मेच्योर तरीका था, ये था एक बात रखने का, एक सलीके से, एक मेच्योर तरीके से कोई आगे सामने रखी। इनको भाई रोज बुलाया करें, ये बटरिंग कर रहे हैं प्रोग्राम में आने के लिए, शो सज्जाद आप भी सीख लीजिए जरा अपना पक्ष रखना, आप भी पक्ष रखना, आप भी फैक्ट रखना सीख लीजिए जरा। मैं चाहती हूँ मेजर शाह आप जरा एक बार उनको क्लास दीजिएगा, लेकिन चार्ज मत लीजिएगा, सुनिए, वरना नया कर्जा लेना पड़ जाएगा। मेजर शाह क्लास मत लीजिएगा, मैं पीछे ब्लैक बोर्ड देख रही हूँ, लेकिन मेजर शाह चार्ज मत कीजिएगा, वरना नया कर्जा लेना पड़ जाएगा सज्जाद को। आप कबाब में हड्डी ना बने मेरी। जी, मैं चाहूंगा तो इस बंदे की अभी मैं 2 मिनट बोलती बंद कर दूं, मगर मैं यहाँ पर एक अच्छी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के लिए आया हूँ। चिल्लाने चीखने पुकारने लिए नहीं आया हूँ, मसखरापन करने नहीं आया हूँ। मसखरापन करना है ताकि यूट्यूब पे कोई कॉमेडी शो करिए आप। जी, आपको देखिए एक माता बनता है, ये बनना माता बहुत है। जब आप घिरते हैं ना, तब आप इधर उधर की बातें करने लग जाते हो, पूरी दुनिया सारे दर्शक समझते हैं आप इधर उधर की बातें किल करते हैं और कुछ नहीं। बात जल्दी पूरी कीजिएगा, बात जल्दी पूरी कीजिएगा। जी जी, इसको जरा म्यूट करिए, मस्करा है इसको मसला बंद करना है, करने दो इसको कहीं और में। अच्छा, मैं कह रहा हूँ, देखिए पाकिस्तान में डिसेंट की आवाज आती है, डिसेंट तो मतलब हक बनता है ना किसी का भी, लेकिन ये उसको गद्दार घोषित कर देंगे, एंटी नेशनल घोषित कर देंगे, देशद्रोही घोषित कर देंगे, आतंकवादी घोषित कर देंगे, कुछ भी घोषित कर सकते हैं। ये यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं रखिए आप पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट करें, पीसफुल प्रोटेस्ट, शांति वार्ता ना। इंटरनेट शटडाउन हो जाएंगे, फटाफट इंटरनेट ब्लैकआउट हो जाएगा। आप देखिए कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, नाम के लिए है, बस केवल नाम। डेमोक्रेसी कुछ नहीं होता है। हाँ, थोड़ा पढ़े लिखे हो, टर्म्स तो सही इस्तेमाल करो, फंबलिंग भी बहुत करते हो, डेमोक्रेसी होता है। हाँ, मतलब सज्जाद आप घिर गए हैं आज, आप जिस तरह से इधर उधर की बातें कर रहे हैं ना। चलिए, आपको मेजर अली शाह की बातें बड़ी चुभ रही है, दामोदर जल्दी से आपको बता देंगे। मुझे लग रहा है आप उनकी बातों से जरूर सहमत हो जाते हैं जब वो फैक्ट के साथ में बात रख रहे हैं। दामोदर सिंह जी जरा आईना दिखाइएगा, क्या आपत्ति है सज्जाद मुझे बात करने में नैना इनको समय दिया करिए, क्योंकि ये लोग ना 4G नेटवर्क में, और इनके पास स्पीड का भी इशू होता है, बिजली की तो प्रॉब्लम है, तो इनके ऊपर थोड़ा तरस खाइए। मेजर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज गिव देम अपॉर्चुनिटी, बिकॉज काफी समय अभी इनको 5G जैसी चीजें नहीं पता है। हम लोग तो चलो 5G नेटवर्क में रहते हैं, हमारे यहाँ गांव में, घरों में, सब जगह, ठीक है। तो एक चलो बात करते, आप मुझे ये बताएं नवाब अकबर बुगती के साथ क्या हुआ 2006 में? आप जानते हैं उनके साथ क्या हुआ था, किस तरह से मारा आप लोगों ने उनको? बात करते हैं मेहरांग बलूच के साथ क्या किया आपने, सब चीजें फैक्ट है पूरी दुनिया में। अंतरराष्ट्रीय समुदाय, यूएन ने, एमनेस्टी इंटरनेशनल, सब ने इस बात की भर्त्सना की। किल एंड डंप की जो पॉलिसी है आपकी बलूचिस्तान में, उस पॉलिसी को पूरी दुनिया में एक्सपोज किया गया है। किल एंड डंप, आप लोगों को लाते हैं, पकड़ते हैं और मार देते हैं। आप समझ रहे हैं इन बातों को? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पाकिस्तान की एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उसको देखिए। 2006 में जो अकबर बगूती के साथ हुआ था, कृपा करके आप जाइए, मुझे नहीं बोलना आपसे, मैं उन फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। हंसने से मस्खरी नहीं हो रही है, जब किसी की जान जाती है ना तो उसमें थोड़ा सा गंभीरता। आप लोगों के लिए बेनजीर भुट्टो की हत्या भी मस्खरी थी, जिनको सुरक्षा की गारंटी देके आप एयरपोर्ट से लेके आ रहे थे। सत्ता के लिए पाकिस्तान में लोग किस हद तक जा सकते हैं। मौत जनरल जियाउल हक को भी आपने कंस्पिरेसी में मारा, उससे पहले आपने बेनजीर भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो को लटकाई दिया। इन सारी बातों से पाकिस्तान, आपके यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन ये 4 बार मिलिट्री शासन के लिए आप क्या कह सकते हैं? कुछ कहेंगे? अभी आपको उम्मीद थी, देखो मैं फिर से एक बात करता हूं, चलो दुनिया बहुत दूर नहीं जाते, कराची में जो अभी अमेरिका और ईरान की स्ट्राइक के समय मौतें हुई, उनके बारे में कुछ बोल सकते हैं आप? क्यों मारा अपने लोगों को आपने? कौन विश्वास करेगा कि आपके लिए, आपके अपने लोगों की जान लेने में आपको जरा भी तरस नहीं आता? आजाद कश्मीर हो या कहीं पर भी हो, आपको सिर्फ अपने आकाओं को खुश करना होता है। और अब तालिबान की बात करते हैं, जिसके खिलाफ आप बहुत सारी बातें करते हैं। 1990 में कौन सा वो देश था जिसने सबसे पहले तालिबान को मान्यता दी थी? आपका देश था मियां, आपका, जिसने आज उसी के साथ आप तोप लिए खड़े हैं बॉर्डर पे, जो कि आपके पोस्टों को काट रहा है।
नेवर। ये सज्जाद आप बातें सज्जाद आप इससे कभी इस गर्दन बात हिलाने को से कुछ स्वीकार नहीं नहीं होगा। करेंगे Yes, let's. सज्जाद तालिबान कभी आप आपका इस बात को चचेरा- स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जिस रूप में लोग अपनी बेसिक डिमांड करते हैं, आप उन्हें आतंकी घोषित करते हैं। और ये मान के चलिए कि पाकिस्तान वैसे ही बहुत काले इतिहास के पन्नों में कई अलग काले अध्याय से जुड़ा हुआ है, और ये भी आपका एक बहुत बड़ा काला अध्याय होगा जहां पर जनता अगर अपने अधिकार की मांग करती है तो आप उन्हें चुन चुन कर मारते हैं या फिर आतंकी घोषित करते हैं, खासतौर से पीओके और बलूचिस्तान की बात हो तो। लेकिन फैक्ट पे बात करना सीखिए सज्जाद। जरा आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही था, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप हमें लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।